स्वागत है आप सभी का श्रम इंशाल्लाह के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो हमारा यूपी पॉलिटेक्निक 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो देखिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म और आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, मेरिट लिस्ट क्या रहेगी, रिजल्ट कब रहेगा और एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना भी स्किप किए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, मैं डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, डिस्कस करूँगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो चलिए दोस्तों आज का हम डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा जो हमारा नोटिफिकेशन है ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो शो हो रहा है परीक्षा तिथि यानी कि एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट हमें यहाँ क्या दी हुई है 20 मई 2025 से लेकर 28 मई 2025 तक। तो जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके मई में होंगे, जनवरी है तो तैयारी शुरू कर दीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, 20 मई से लेकर 28 मई तक जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। अब बात कर लेते हैं ग्रुप की, तो देखिए ग्रुप ए है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल और हमारे पास चौथा ग्रुप है के 1 और के 8। तो इन ग्रुप वाइज़ होंगे, ग्रुप वाइज़ क्या होगा मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन-सी ब्रांचेज़ के लिए कौन-सा ग्रुप है, आप बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊँगा। अब देखिए एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी बेस्ड यानी कि आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा यहाँ पे, नो पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है? नो पेन पेपर एग्ज़ाम। यहाँ पे आपका पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी बेस्ड यानी कि आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होगा। बाकी यहाँ पे देखिए डेट दी गई है 20 मई से लेकर 28 मई तक आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो परीक्षा तिथि यहाँ पे दी है प्रारंभ। प्रवेश परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति। तो देखिए 15 जनवरी से तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और जो लास्ट डेट है हमारी यहाँ पे अप्रैल 30 अप्रैल। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे आपके अप्रैल मंथ तक होगी और ये है हमारा जनवरी। जनवरी से यानी कल से 15 जनवरी से फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं। आप ज़रूर जाइए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है मैंने, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लीजिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या-क्या मेन डिटेल्स हैं। अब बात करते हैं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में सुधार। अब यहाँ पे करेक्शन डेट है ये, यहाँ पे देखिए। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है फॉर्म अप्लाई करने में, तो करेक्शन डेट क्या है? 1 मई से लेकर 6 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलत चीज़ भर दी है। परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराना, यानी कि आपका एडमिट कार्ड। अब देखिए एडमिट कार्ड कब आएगा आपका? यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आएगा 14 मई को। 14 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अब बात आती है परीक्षाओं का आयोजन। देखिए ग्रुप वाइज़ यहाँ पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन जो परीक्षा की तिथि है, परीक्षा की तिथि रखी गई है 20 मई से 28 मई तक और आप इसी के बीच में आप एग्ज़ाम देंगे। और आगे बढ़ते हैं तो परीक्षा फल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ जैसे कि ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न विकल्प तथा उत्तीर्ण कुंजी से संबंधित आपत्तियाँ। अब यहाँ पे अगर आपको देखिए यहाँ पे कोई कंप्लेंट है जैसे कि आपका कोई आंसर सही है, आपने सही किया है और वो सही भी है, लेकिन क्वेश्चन जो आपका चेक हुआ है वो गलत चेक हो गया है। तो अगर आपको ऐसी कोई आपत्ति करनी है तो उसका डेट क्या है? 2 जून से लेकर 4 जून तक आप उसे कंप्लेंट इश्यू रेज़ कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के परीक्षा फंड का घोषणा व नेट पर उपलब्ध। अब देखिए ये है हमारी रिजल्ट डेट। क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट आएगा हमारा 10 जून को। ठीक है दोस्तों, 10 जून को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। वेबसाइट कौन-सी होगी? वेबसाइट होगी jecub.admission.nic.in। इस वेबसाइट पे विज़िट करके आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। अब काउंसलिंग की बात आ जाती है, तो काउंसलिंग देखिए कितने चरणों में होगी, टोटल 3 चरणों में यानी कि आपकी 3 राउंड काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और फिर थर्ड काउंसलिंग। और काउंसलिंग कहाँ पे होगी? तो सेम वेबसाइट रहेगी जेईई कब की .admission.nic.in। समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की अंतिम तिथि क्या रहेगी काउंसलिंग की यानी कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट वेट करिएगा, यहाँ से थोड़ा-सा आपको समझ में नहीं आएगा।
मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या रहेगी? 31 जुलाई। ठीक है दोस्तों, तो ये थी देखिए एग्ज़ाम डेट मैंने बता दी, काउंसलिंग की डेट बता दी, अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपको क्वेरी रेज़ करनी है तो उसकी डेट भी बता दी और रिज़ल्ट डेट भी मैंने बता दी है। रिज़ल्ट डेट के साथ में आपकी लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या एडमिशन क्या रहेगा? वो रहेगी 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए लेकिन ये डेट चेंज भी होती है, तो जैसे अगर कोई नई डेट आएगी तो मैं उसके रिलेटेड भी एक डिटेल नोटिफ़िकेशन वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आपको बता दूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और मेन इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आवेदन शुल्क यानी कि आपकी फीस कितनी पे करनी होगी आपको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जीईएन जनरल और ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 की फीस रहेगी। प्रति आवेदन, अब देखिए प्रति आवेदन का मतलब है एक ग्रुप में, अगर आप 2 ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 बार फीस देनी होगी। इस बात का खास ध्यान रखिए। 1 एप्लीकेशन पे ₹300, 2 एप्लीकेशन पे आपको ₹600 हो जाएँगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि हमारे एससी, एसटी कैंडिडेट। एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए कितनी फीस है? ₹200 है प्रति आवेदन यानी कि पर एप्लीकेशन। उपरोक्त शुल्क नेट डेबिट कार्ड, यूपीआई से आप करवा सकते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। चयनित होने की स्थिति में काउंसलिंग के समय उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें कहने का क्या मतलब है? इनका कहने का मतलब है कि अगर किसी का 2025 में फाइनल ईयर है, ठीक है? आप पासिंग हो रहे हैं 2025 में, फाइनल ईयर पासिंग। तो जो फाइनल ईयर के पासिंग स्टूडेंट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब आपका अगर चयन हो जाता है, चयन होने पर काउंसलिंग के समय आपको उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको उत्तीर्ण पास आउट होने का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यानी कि रिज़ल्ट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अब किनके लिए है? तो ये है हमारे 10th पास आउट कैंडिडेट के लिए, ठीक है? 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए और इसके साथ में ही आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, तो ये दोस्तों इन खास करके इन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपीयरिंग में हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी अगर आपका देखिए पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप ये क्लियर कर लेते हैं और तो आपको अपना आईटीआई पास आउट या 10th पास आउट या 12th पास आउट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा कि आपने पास किया है, क्योंकि वही मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस नोटिफ़िकेशन में। सत्य पाए जाने पर हाँ, ठीक है, अगर देखिए आपका कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि मार्कशीट है, टीसी है, इस तरह के देंगे तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा, ये हमारा 5th पॉइंट में बताया हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस विवरण के अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश गाइडलाइंस ठीक है, गाइडलाइंस हमने पढ़ ली हैं। प्रस्तावना पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम देख लिया आप पढ़ लीजिएगा, आपका जो भी आप जिसमें अप्लाई करना चाहें उसमें आप उसका पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आप हमारा सिलेबस, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हाँ, तो अब देखिए पाठ्यक्रम का नाम, अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किस-किस ब्रांच में आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, ठीक? डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, अब जो इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग की देखिए यहाँ पे अवधि क्या रहेगी यानी कि टाइम कितना रहेगा 3 साल। जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ होंगे वो 3 साल के होंगे। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी है? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्वालिफ़िकेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पे है अवधि यानी कि आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, ठीक है? DURATION यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन लिख दिया है मैंने, ठीक है? और ये हमारा अलग है, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है और यहाँ पे है प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्नों का प्रतिशत। यहाँ पे हमारा है मार्किंग मार्किंग स्कीम यहाँ पे दी हुई है कि आपके कितने मार्क्स ये रहेंगे। तो क्या होता है ना काफ़ी सारे बच्चे होते हैं उन्हें हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, तो उन्हें थोड़ा-सा समझने में मुश्किल ना हो इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन कर रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए तो देखिए 3 साल का रहेगा। 10वीं पास होना चाहिए मिनिमम 35% मार्क्स से पास होना चाहिए। अब
मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा उसमें देखिए मैथ के तो ये हमारा गणित हो गया मैथ, भौतिक तथा रसायन ये तो हमारी हो गई साइंस, ठीक है? तो यहाँ पे 50% के मैथ आएगा और भौतिक रसायन आएगा आपका 50 नंबर का, ठीक है? इस बात का ख़ास ध्यान रखें, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके चलें। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी 3 साल का रहेगा यहाँ पे आपको, ठीक है? 10वीं पास होना चाहिए, 35% मार्क्स होना चाहिए। हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आप देखिए उत्तीर्ण ना होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय उत्तीर्ण है, तो अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र है। अब देखिए अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में आपका ये कृषि वाला विषय होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न देखिए वही रहेगा, मैथ के 50% है, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के भी 50% के क्वेश्चन आएँगे। अब आता है फैशन डिज़ाइनिंग वालों के लिए, तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का है, होम साइंस के लिए 2 वर्ष का है, टेक्सटाइल के लिए 3 वर्ष का है और टेक्सटाइल डिजिटल डिज़ाइन प्रिंटिंग के लिए भी 3 साल का है। यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम देखने को मिल जाएगी जैसे कि अंग्रेजी एवं हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के लिए 20 नंबर का आएगा। रीज़निंग एंड इंटेलिजेंस में 50% के क्वेश्चन आएँगे। जनरल अवेयरनेस के 30% क्वेश्चन आएँगे। ठीक है? तो आप ये पॉज़ करके देख लेना जो भी आप जिस भी ब्रांच में लेना चाहें। यहाँ पे देखिए मॉडर्न ऑफ़िस मैनेजमेंट भी है, लाइब्रेरी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे नॉन मेडिकल साइड के रहते हैं, जो हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं, तो उनके लिए भी है। देखिए 2 वर्ष का ये हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी रहेगा, इंटरमीडिएट +2 भौतिक रसायन अनिवार्य तथा गणित, जीव विज्ञान। अब देखिए मैथ्स वाले भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन इनका एग्ज़ाम अलग होता है। ठीक, केमिस्ट्री के 50 मार्क्स 50% आएँगे और खंड 2 बायोलॉजी या गणित। अब इसमें से क्या है देखिए जो बायोलॉजी से होगा, जिसने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ली होगी तो उसका बायोलॉजी का एग्ज़ाम हो जाता है, जिसने मैथ्स ली होती है तो उसका मैथ का हो जाता है। किसी एक का होता है, दोनों का नहीं होता है। ठीक है? अब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी अगर करनी है तो 1 साल की है। ठीक, यहाँ पे आपको मार्किंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब ये है हमारा अ, स कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 साल का, ठीक है? स्नातक उपाधि चाहिए इसके लिए मतलब स्नातक की आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अब मार्केटिंग भी है, सर्विस मैनेजमेंट भी है, तो आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें, आप देख सकते हैं पॉज़ करके और हम आगे बढ़ते हैं तो एडवांस इन पब्लिक पीजी डिप्लोमा वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। +2 होना चाहिए, +2 इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए इसके लिए तो, क्योंकि ये साइंस का सारा काम होता है ना डिज़ाइनिंग वगैरह रिपेयर का, तो आपको साइंस चाहिए होती है इसके लिए। अच्छा अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा शायद हाँ, चलिए ठीक है। अब ग्रुप के यानी कि लेटरल एंट्री प्रवेश, अब लेटरल एंट्री एडमिशन देखिए किसके लिए होती है, ये है हमारे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। जिन्हें लेटरल एंट्री नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ। तो देखिए लेटरल एंट्री एडमिशन ये होता है कि अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, 2 साल का आपने आईटीआई कोर्स किया है और आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा आपको लेटरल एंट्री से। तो ये होती है हमारी लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री के लिए क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखिए लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपके पास यहाँ पे आईटीआई किससे होना चाहिए? पेंटर से होना चाहिए, ड्राफ्टमैन सिविल से होना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेक्टर से होना चाहिए। ठीक है? तो आईटीआई की ये 2 ट्रेड्स हैं हमारे पास, तो अगर आप इनसे पास आउट हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन में या सिविल एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जो बच्चे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं, इंडस्ट्री कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उनके लिए कौन-कौन सी आईटीआई ट्रेड्स हैं? इलेक्ट्रीशियन से पास आउट हों या फिर इलेक्ट्रोप्लेटर से या वायरमैन से या फिर इलेक्ट्रीशियन से या फिर इलेक्ट्रिकल सेक्टर से, किसी भी इन ट्रेड से जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, इन ट्रेड से पास आउट होना चाहिए, तभी आप डिप्लोमा की सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं लेटरल एंट्री एडमिशन से। अब इसी तरह से देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं। तब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कौन-कौन सी ट्रेड है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेडियो टीवी मैकेनिक है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, रेडियोलॉजी है और इसी के साथ में मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, ठीक है? तो अगर आप इन आईटीआई ट्रेड से पास आउट हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिप्लोमा ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए और क्या मैकेनिकल ब्रांचेज़ में कौन-कौन से आईटीआई के बच्चे ले सकते हैं? तो मैं देखिए अब ऑटोमोबाइल में भी या सॉरी
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अलग-अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, तो ये सारे मैकेनिकल में ही आते हैं। यानी कि मैकेनिकल एक कॉमन ब्रांच है और उसकी सब ब्रांचेस बनाई हुई हैं, जिसमें आपकी स्पेशलिटी होती है। अब इसमें कौन-कौन सी आईटीआई के ट्रेड के बच्चे एलिजिबल हैं, तो फिटर के, मशीनिस्ट ग्राइंडर के, टर्नर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर, मैकेनिक एग्रीकल्चर, ड्राफ्टमैन मैकेनिक। तो स्क्रीन पर दिख रही है आपको, देखिए काफ़ी सारी ट्रेड्स अवेलेबल हैं, ये सारी ही ट्रेड्स एलिजिबल हैं, यहाँ पे हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा की लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आईटीआई की कौन-सी ट्रेड के बाद आप कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अच्छा, आईसीटीएसएम ये हमारी ट्रेड है, आईसीटीएसएम। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आईटीआई की ट्रेड है, तो इसके बाद आप लेटर एंट्री एडमिशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी ले सकते हैं, कोपा वाले नहीं ले सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? कोपा वालों का क्या होता है, वो 1 साल का कोर्स होता है। आईसीटीएसएम और आईटी वाले तो ले सकते हैं, ठीक? ये आप लेटर एंट्री एडमिशन ले सकते हैं। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए वीविंग टेक्नीशियन और टेक्सटाइल वेव प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, ये आईटीआई की ट्रेड्स हैं, ये भी लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकते हैं, ठीक? तो ये तो हमारी हो गई बात लेटरल एंट्री एडमिशन के आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। अब बात आती है कि आपकी और क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए। तो देखिए ऐज की बात करते हैं यहाँ पे, हमारे पास आ गई ऐज। तो 1 जुलाई 2025 को आपका 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 14 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है? अर्थात हेतु प्रजनन तिथि आपकी अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है वो 1/7/2011 से पहले का होना चाहिए, इससे बाद का नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देखिए 1 यह हमारे पास है 1 जुलाई 2011 से पहले की आपकी बर्थ है, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए देखिए क स्वास्थ्य के लिए आप पढ़ लीजिएगा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, कलर विज़न आपकी ठीक होनी चाहिए। आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लेना, ये आपका मेडिकल फिटनेस है। दिव्यांग के लिए देखिए यहाँ पे जो भी सब्सिडी है या फिर जो भी स्पेशल बेनिफिट है, क्या-क्या दिया जाएगा, वो आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, हिंदी में ही है। शिक्षक शुल्क वगैरह देखिए यो हमारा राजकीय शिक्षक शुल्क, छात्रावास शुल्क, ये तो देखिए आपको जो वहाँ पे आप जब एडमिशन लोगे ना, तो आपका हॉस्टल वगैरह का क्या चार्जेस रहेगा, ये आपको कॉलेज से ही पता लग जाएगा, वही सारी चीज़ें मेंशन की हैं। अब बात आती है आवेदन कैसे करना है। तो देखिए आवेदन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट पे विज़िट करिए jecub.admissions.nic.in और एक बात और सेम लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी विज़िट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते टाइम एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी अपनी पर्सनल देना, किसी और की मत देना, भैया की या फादर की या किसी की भी और मत देना। ये कैफ़े वालों की कई बार दे देते हैं लोग जो कैफ़े से भरवाते हैं फॉर्म तो वहाँ से दे देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। हमेशा अपना नंबर देना, जो चलता हुआ नंबर हो, हमेशा चलता रहे वो नंबर देना, क्योंकि बाद में क्या होता है एडमिशन के टाइम ओटीपीज़ आते हैं, ठीक है? ओटीपी आते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर आपका लॉगिन कराने के लिए, तो उसमें दिक्कत ना हो, तो ऐसा नंबर और ऐसी ईमेल आईडी देना जो चेंज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तो यहाँ पे देखिए रिज़र्वेशन वग़ैरह है, आरक्षित स्थान कितनी सीटें कहाँ मिलेंगी वो आप पॉज़ करके देख लेना। और यहाँ पे हम मैंने आपको देखिए ये तो बता ही दिया था कि जनरल और ओबीसी के लिए दो ₹200 हैं और बाकी एससी-एसटी के लिए ₹300 हैं। ठीक है, अभ्यर्थी जमा किए गए पंजीकरण हुँ। प्रवेश पत्र आपको देखिए यहीं वेबसाइट पे मिल जाएगा जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। परीक्षा केंद्र देखिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कौन-सा परीक्षा केंद्र यानी कि आपको जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, कहाँ का चूज़ करना है, वो आपका आएगा। सिटीज़ का ऑप्शन आएगा, आप सिटीज़ चूज़ कर लेना, अब जहाँ पे आपको मिलेगा फिर आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। परीक्षार्थी के लिए निर्देश चलिए ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पाली की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे होगी, यानी कि आपको 2.5 घंटे में एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे। हाँ, वो तो पता ही है 4 ही अंक होते हैं। 4 विकल्प होंगे और सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएँगे। चारों विकल्प सही उत्तर केवल एक ही होगा, ठीक है। प्रत्येक होगा
2 विकल्प सही होने अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे। यदि कोई प्रश्न गलत होता है या 2 विकल्प सही होने पर उस प्रश्न का हल करने वाले व्यक्ति को पूरे 4 अंक दिए जाएँगे। ठीक है। ऐसे प्रश्न जिन्होंने पुनः हल करना हो, उन्हें चिह्नित करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, आप मार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मार्क कर देंगे कि ये वाला क्वेश्चन लेंथी है और मैं बाद में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? मार्क कर दीजिएगा, फिर आप एंड में उसे सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सुविधा भी आपको मिल जाएगी 2 दिन पूर्व से वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। चलिए, लेखन सामग्री, प्रवेश पत्र वगैरह बता दिया मैंने आपको। नेगेटिव मार्किंग का देख लेते हैं हम, नेगेटिव मार्किंग इसमें है कि नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के लिए कुल 4 विकल्प होंगे, ठीक है, 4 अंक दिए भी जाएँगे। एक उत्तर सही होगा, प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेटा सारे क्वेश्चन आप करके आने हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है यहाँ पे। चाहे 100 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो, सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। तो खुश हो जाओ बिल्कुल, ठीक है? जितने क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन करके आना। कोई भी नेगेटिव मार्किंग अंक नहीं आ जाए, नहीं कहा नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं बेटा, तुम लोग की मौज लग गई, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक? अब यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे इश्यू रेज़ करते हैं, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन लगता है आपको सही है, लेकिन वहाँ पे बोर्ड वालों ने गलत कर दिया है, तो अब वो आप कर सकते हैं और उसके लिए ₹100 आपको जमा कराने होंगे, ठीक है? अगर आपका दावा सही हुआ कि हाँ भाई आप सही हो, आपका सवाल सही है, लेकिन गलती से बोर्ड ने गलत कर दिया, तो आपको ₹100 वापस मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपने हवाबाज़ी में कर दिया ना कि नहीं यार मैं तो कर दे रहा हूँ, तो आपको ₹100 आपके जब्त कर लिए जाएँगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के जो आपका क्वेरी है वो रेज़ करना, ₹100 आपके जाएँगे उसमें। चलिए, राशिफल यहाँ पे देखिए, ये तो बात की बातें हैं। योग्यता क्रम सूची ठीक है, पाठ्यक्रम में आवंटन ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों यही था हमारा आज का नोटिफ़िकेशन। चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का डिटेल नोटिफ़िकेशन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो बिल्कुल शर्माएँ नहीं, झिझके नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, बल्कि कोशिश क्या करूँगा, मैं ही आपके सारे कमेंट्स के आंसर देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पूछिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। कमेंट्स के आंसर मैं खुद देता हूँ, तो मैं सभी आपके कमेंट्स के आंसर दूँगा, आपका कोई भी सवाल हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, एक चीज़ और अभी रह गई है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, तो मैं आशुतोष सिंह एक नई वीडियो ज़रूर लाऊँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहता है या फिर आईटीआई के बाद डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है। तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।